हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीसीआई पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का पहला चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए पूरे उत्साह और जुनून के साथ इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि इस चैप्टर की क्या रेखा चित्र होनी चाहिए, क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये सवाल आपके मन में सबसे पहले आता होगा कि इस चैप्टर को हम स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए इस चैप्टर का मैंने जो स्ट्रेटेजी होता है, जो रूपरेखा होता है, जो सारांश होता है पूरे चैप्टर का, वो मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर रखा है। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप उस वीडियो का लिंक क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी, क्या रूपरेखा होनी चाहिए, कैसे इस पूरे चैप्टर के सारांश को समराइज करके छोटे से पार्ट में ला करके बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं हम। तो आप वहां से स्ट्रेटेजी का वीडियो देख सकते हैं और इस चैप्टर को बहुत उत्साह और जुनून के साथ आप पढ़ेंगे। तो आइए हमारे साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बना करके इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखते हैं पुष्प क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों का मतलब होता है जितने भी आवृत बीजी प्लांट होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म वाले जितने भी प्लांट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादप। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग ही दे रखा है एनसीईआरटी की बुक ने, पुष्प क्या होता है। तो चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो जो पुष्प होता है ये आवृत बीजी पादपों में एक इकाई होता है लैंगिक जनन का। क्यों होता है? क्योंकि जितने भी आवृत बीजी पादप होते हैं यानी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, वे सभी के सभी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसलिए जो पुष्प होता है आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन की इकाई होती है। तो यहां हम पुष्प की एक परिभाषा लिखेंगे। यदि आप लिखना चाहें हमारे साथ तो आप हमारे साथ लिखेंगे एकदम कॉपी और पेन ले करके, ताकि आपको दोबारा रिवीजन करने में आसानी हो। तो हम लिखेंगे कि जो पुष्पीय पादप होते हैं, पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की इकाई को, जनन की इकाई को पुष्प कहते हैं, पुष्प कहते हैं। यह है पुष्प का डिफिनेशन। जितने भी पुष्पीय पादप यानी कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं यानी एंजियोस्पर्म होते हैं, उसमें जो पुष्प आता है, उस पुष्प जो होता है वो लैंगिक जनन की इकाई होता है। बगैर पुष्प के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें लैंगिक जनन हो ही नहीं पाएगा। लैंगिक जनन की यूनिट ही बन जाती है क्या? पुष्प। तो अब इसके बाद एनसीईआरटी ने क्या किया है, इसके बाद एनसीईआरटी ने दिया है पुष्प के भाग। तो दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के भाग, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्लास 11th में आप पढ़ के आए होंगे कि किसी भी पुष्प के सामान्यतः 4 भाग होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये 4 पार्ट होते हैं किसी भी पुष्प के। लेकिन वो कहां होते हैं? पुष्प का जो डंठल होता है उसके फूले हुए भाग के अंतिम छोर पर क्रमानुसार पुष्प के 4 विभिन्न भाग लगे होते हैं। लिखेंगे कि एक प्रारूपी, एक प्रारूपी पुष्प के 4 विभिन्न भाग होते हैं, 4 विभिन्न भाग होते हैं, तो होते हैं जो क्रमानुसार, क्रमानुसार डंठल के, डंठल के फूले हुए भाग के, फूले हुए भाग के अंतिम छोर पर, अंतिम छोर पर
लगे होते हैं, लगे होते हैं। ठीक, सबसे पहला भाग क्या होता है पुष्प का? सबसे पहला भाग जो होता है उसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। सबसे पहला भाग होता है बाह्य दल पुंज, जिसे हम कहते हैं काइलेक्स। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं काइलेक्स। दूसरा भाग होता है पुष्प का दल पुंज, दल पुंज। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कोरोला। इसे क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? कोरोला। और तीसरा जो भाग होता है पुष्प का उसे बोलते हैं पुमंग। क्या बोलेंगे? पुमंग। और इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में हम एंड्रोसियम बोलेंगे, एंड्रोसियम इसे अंग्रेजी में बोलेंगे। और जो चौथा और लास्ट भाग होता है पुष्प का उसे हम बोलते हैं जायांग। उसे क्या बोलेंगे? जायांग बोलेंगे। और इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं जिनोसियम। समझ में आई इतनी बात? इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जिनोसियम बोलेंगे। अब ये चार भाग होते हैं पुष्प के, यानी कि एक प्रारूपी विकसित पुष्प जो होता है उसके चार विभिन्न भाग होते हैं, जो क्रमानुसार पुष्प के डंठल यानी स्टल्क या पेडिकल के सॉलेन इंड, सॉलेन इंड का मतलब है फूले हुए भाग के अंतिम छोर पर लगे होते हैं। अब वो चार भाग क्या होते हैं? पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जायांग। बाह्य दलपुंज को अंग्रेजी में काइलेक्स कहते हैं और दलपुंज को अंग्रेजी में कोरोला और पुमंग को एंड्रोसियम और जायांग को अंग्रेजी में जिनोसियम कहते हैं। अब जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों होते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये दोनों एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। एसेसरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये है कि ये दोनों सहायक जनन अंग होते हैं। ये दोनों सिर्फ जनन में क्या करेंगे? सहायता प्रदान करेंगे। ये दोनों होते हैं सहायक जनन अंग। सिर्फ जनन में ये दोनों सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन पुमंग और जायांग ये दोनों जो होते हैं, यानी एंड्रोसियम और जिनोसियम जो होते हैं, ये होते हैं प्रमुख लैंगिक जनन अंग। तो ये क्या होंगे? ये होंगे लैंगिक जनन अंग। ये होते हैं लैंगिक जनन अंग। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसे अंग्रेजी में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई? मैंने कहा कि जो पुष्प होता है आवृत्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन की इकाई होती है। अब पुष्प के चार भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, जिसमें से बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक जनन अंग होते हैं। ये दोनों जनन में यानी लैंगिक जनन में केवल सहायता प्रदान करेंगे, इसलिए हम इसे एसेसरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और जो पुमंग और जायांग होते हैं इसे हम लैंगिक जनन अंग कहते हैं, यानी ये दोनों लैंगिक अंग होते हैं। जो पुमंग होता है ये नर जनन अंग होता है और जो जायांग होता है ये मादा जनन अंग होता है। अब हम क्या करेंगे? इन चार पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये होता क्या है। समझ में आई इतनी बात? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। यदि आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो हमारे साथ वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, इसके बाद आगे आप देखेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम इसको इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो चार भाग है पुष्प के ये क्या होते हैं और कैसे इसे हम समझेंगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर मैं क्या करूंगा? सबसे पहला भाग मैंने क्या लिखा था? काइलेक्स, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। इसे हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। अब ये क्या होता है? अब हमें समझना है बाह्य दल पुंज यानी कि काइलेक्स क्या होता है, ये हमें समझना है। अब
काइलेक्स समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक छोटे से पुष्प की। तो चलिए हम लोग एक पुष्प बनाते हैं। पुष्प बनाने के लिए अगर मैं कहूं कि ये एक पुष्प है हमारे पास और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से क्या बना दिया, स्त्री केसर बना दिया। अब इस स्त्री केसर के ऊपर, इस स्त्री केसर के ऊपर आप देखेंगे तो घुंडी नुमा कुछ स्ट्रक्चर निकले होते हैं। ये होते हैं क्या, ये होते हैं पुंकेसर। ये होते हैं पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब ये है कि जो नर जनन अंग होता है उसकी इकाई को हम क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर ये हमने क्या लगा दिया, पुंकेसर के सब भाग लगा दिया है। अब इसके चारों ओर जो आप पंखुड़ियां देखते हैं पुष्प की, पंखुड़ियां सबने देखा होगा पुष्प का, इसके चारों ओर पंखुड़ियां होती हैं पुष्प की। तो अब समझिए बात को, पुष्प का वह भाग जो सबसे बाहर होता है, जो सबसे बाहर होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, ये इसे हम कहते हैं काइलेक्स। इसे हम बोलेंगे काइलेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीन कलर का बाहर होता है उसे हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। अब जितनी भी पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं, पंखुड़ियों को हम क्या बोलते हैं, पंखुड़ियों को हम बोलते हैं दलपुंज, और दलपुंज को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कोरोला। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद तीसरा भाग मैंने आपको बताया था किसका, जायांग का। पुमंग आया था, इसके बाद जायांग आया था। तो जो जायांग होता है वो क्या होता है, समझिए, जो आप रेड कलर का पूरा भाग देख रहे हैं, इस रेड कलर वाले पूरे भाग को हम बोलते हैं जायांग, और जायांग को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, जिनोसियम। इसे हम बोलते हैं जिनोसियम इंग्लिश में। अब जो पुमंग होता है, पुमंग का जो इकाई होता है उसे हम बोलते हैं पुंकेसर। तो यहां पर यदि आप किसी एक को लेंगे तो उसे हम बोलेंगे क्या, पुंकेसर, यानी स्टेमेन बोलेंगे। लेकिन सभी पुंकेसर को यदि हम मिला दें, सभी पुंकेसर को यदि हम मिला दें तो सभी पुंकेसर को मिला के हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं उसे हम। समझ में आई क्या इतनी बात, सभी पुंकेसर को मिलाने पर जो स्ट्रक्चर बनता है उससे हम बोलते हैं एंड्रोसियम। किसी एक पुमंग की अगर हम बात करेंगे तो उसे हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या इतनी बात क्लियर हुई। मैंने आपको कहा कि किसी भी विकसित पुष्प के चार भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज जिसे काइलेक्स कहते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है जो बड स्टेज यानी कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है। अब कोरोला है, ये जितनी पंखुड़ियां होती हैं पुष्प की उसे हम दलपुंज कहते हैं। इसके बाद जो पुष्प के ऊपर निकली होती है घुंडी नुमा संरचना, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलेंगे पुमंग, यानी उसकी इकाई को क्या बोलेंगे, पुंकेसर। और जो रेड कलर का आप देख रहे हैं यह है जायांग, जिसे हम मादा जनन अंग बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो चलिए हम लिखते हैं बाह्य दलपुंज के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, सबसे बाहरी और पहला चक्र होता है, सबसे बाहरी व प्रथम चक्र होता है, प्रथम चक्र होता है, जो हरे रंग का होता है। यानी जो बाह्य दलपुंज होता है यह हरे रंग का होता है। इसकी इकाई को, इसकी इकाई को दलपुंज कहते हैं। इसकी इकाई को क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं। तो इसकी इकाई को दलपुंज, दलपुंज का मतलब क्या है, जो काइलेक्स है इसकी इकाई को दलपुंज हम कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सेपल। इसे इंग्लिश में हम सेपल कहते हैं, दलपुंज सेपल कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। अब जो दलपुंज होता है
पुष्प में ये क्यों आया? सवाल तो उठता है। हाँ सर, बिल्कुल सवाल तो उठता है कि पुष्प में आया क्यों दलपुंज, कहां से घुस गया है पुष्प के अंदर, इसका क्या काम हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। अब जो बाह्य दलपुंज है इसका क्या कार्य होता है, तो अगले नंबर पे हम बात करेंगे जो बाह्य दलपुंज है इसका क्या कार्य होता है। यानी अब हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, किसके? बाह्य दलपुंज का क्या फंक्शन होता है। तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आप लिखेंगे कि मैंने बताया कि इसका रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है ये। तो हरे रंग का होने का मतलब ये है कि वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्लांट का यानी पौधों का वह सभी भाग जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्लोरोफिल जितने भी भाग में प्रेजेंट होता है वह भाग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करता है। तो यहां हम लिखेंगे कि बाह्य दलपुंज का रंग कैसा है, हरा है। तो हरा रंग होने के कारण ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो सबसे पहला फंक्शन आप लिखेंगे कि हरे रंग का होने के कारण, हरे रंग का होने के कारण यह मतलब बाह्य दलपुंज, यह प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? भोजन बनाएगा, इतनी बात क्लियर हुई? दूसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे, दूसरे फंक्शन की हम बात करेंगे। तो समझिए, जब कोई भी पुष्प कली अवस्था में होती है, बड स्टेज में होती है, बड स्टेज यानी कली अवस्था का मतलब ये होता है, आप इसे अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पुष्प ढोड़ी ले रहा है, पुष्प ढोड़ी ले रहा है। तो ढोड़ी का मतलब ये है, कली अवस्था वाले भाग को ही हम बोलचाल की भाषा में ढोड़ी कहते हैं। तो बड स्टेज यानी कली की अवस्था में, ढोड़ी वाले अवस्था में जो बाह्य दलपुंज है ये पुष्प की सुरक्षा करता है कि उसका जो कोरोला है, एंड्रोसियम और जिनोसियम जो है वो खराब ना हो पाए। सारी चीजें इस काइलेक्स के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाह्य दलपुंज होता है ये कली अवस्था में, कली अवस्था का मतलब क्या है, बड स्टेज में पुष्प की सुरक्षा करता है। ये दो कार्य होते हैं बाह्य दलपुंज के। पहला काम होता है प्रकाश संश्लेषण करता है, क्यों? क्योंकि हरे रंग का होता है। इसके बाद वह कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है। तो ये रहा पूरा डिटेल बाह्य दलपुंज का। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है पुष्प का वो होता है दलपुंज, जिसे हम कहते हैं कोरोला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड नंबर वाले का, जिसका नाम है कोरोला। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं। आप हमारे साथ पढ़ने बैठते हैं तो एक कोवैलेंट बॉन्ड की तरह पढ़े। जितना मेहनत हम कर रहे हैं अपने चैनल पर उतना मेहनत आप भी करेंगे पढ़ने के लिए, तब एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा जो कि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। यानी जितना हम पढ़ाएंगे आप उतना सीख सकते हैं, ये मतलब है इसका। कॉपी और पेन लेके ही आपको पढ़ने बैठना है और नोट्स बनाते चलना है, ताकि दोबारा आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसान हो जाए चीजें। तो दूसरे नंबर की अब हम लोग बात करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है दलपुंज। दूसरे नंबर पे क्या आता है, दलपुंज, जिसे हम कहते हैं कोरोला, जिसे हम कहेंगे कोरोला। ठीक, अच्छा आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर दलपुंज तो बाह्य दलपुंज की इकाई को कहते हैं, जिसे हम सेपल कहते हैं। लेकिन आप समझिए, यदि मैं कहूं पुष्प के भाग बताइए, तो पुष्प के भाग में आता है क्या, दलपुंज आता है। यदि मैं कहूं कि दलपुंज किसकी इकाई है, तब आप कहेंगे कि जो दलपुंज है ये बाह्य दलपुंज की इकाई है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे।
कंफ्यूजन दूर हुआ इतना। तो चलिए बात करते हैं दल पुंज का। तो मैंने कहा कि इस पूरे फूल के स्ट्रक्चर में जो पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं, चाहे आप जो भी पुष्प ले लें, सूरजमुखी का हो, गेंदा हो या लिली हो, कोई भी पुष्प आप ले लें, कमल का ले लें, तो उस पुष्प का जो पंखुड़ियां होती हैं काफी सुंदर, रंगीन और आकर्षक होती हैं वो। तो उस पंखुड़ियों को हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज बोलते हैं। गुड़हल का पुष्प आप लेंगे तो रेड कलर की आपको पंखुड़ी देखेगी। गुलाब का लेंगे तो रेड, व्हाइट, कई सारे कलर की गुलाब की पुष्प आती है। तो उन सभी पुष्प की पंखुड़ियों को हम क्या बोलेंगे? कोरोला यानी दल पुंज बोलेंगे। यदि आपके पास किसी पुष्प का एक पंखुड़ी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे दल। उसे हम क्या बोलेंगे? दल, यानी कि उसे हम पेटल बोलेंगे। तो यहां हम लिखेंगे जो दल पुंज होता है यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। दूसरा चक्र होता है। दूसरा चक्र होता है जो रंगीन, चमकदार व आकर्षक होता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। इसकी इकाई को हम क्या बोलेंगे? दल। इसकी इकाई को दल कहते हैं। और दल को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? दल को अंग्रेजी में सर हम पेटल बोलते हैं। दल पुंज जो होता है उसकी इकाई को हम क्या बोलेंगे? दल, जिससे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? पेटल्स कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। अब दल पुंज पुष्प में क्यों आया, इसका क्या काम है, अब हम ये जानेंगे। जो दल पुंज है इसका क्या कार्य होता है? कार्य को यहां पर आप वर्क नहीं, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहां पर आप कार्य को फंक्शन बोलेंगे। अब समझिए, मैंने कहा कि दल पुंज है यह पुष्प में क्यों आया, इसका क्या काम हो सकता है, अब हम ये जानेंगे। तो समझिए, जो दल पुंज होता है इसका क्या काम हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कि जो दल पुंज होता है इसका पुष्प में क्या काम होता है। मैंने यहां पर लिखा है कि जो दल पुंज होता है यह रंगीन होता है, चमकदार होता है और आकर्षक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुष्प में पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम हिंदी में परागण कहते हैं। परागण क्या होता है? परागण होता है क्या है? पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। तो परागण की प्रक्रिया के लिए जो कोरोला है यानी दल पुंज है, यह कीड़े और मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि ये रंगीन, चमकदार और आकर्षक होते हैं। सिर्फ कीड़े मकोड़ों को ही नहीं, ये ह्यूमन बीइंग को भी आकर्षित करता है, क्योंकि ह्यूमन का ये नेचर है, जो चीजें उसे अच्छी लगती है उसकी ओर वो अट्रैक्ट होता जाता है। तो सिर्फ कीड़े ही नहीं, ह्यूमन भी आकर्षित होते हैं। यानी परागण ह्यूमन के द्वारा भी होता है, पंछी के द्वारा भी होता है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी होता है, चमगादड़ के भी द्वारा भी होता है। तो यहां हम लिखेंगे कि रंगीन, चमकदार व आकर्षक होने के कारण, ठीक, कार्य में पहला हम लिखेंगे रंगीन, चमकदार व आकर्षक होने के कारण यह कीटों को परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। रंगीन, चमकदार और आकर्षक होने के कारण परागण के लिए कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर ये आकर्षित करते हैं।
अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे किसका, एंड्रोसियम, और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे जिनोसियम का। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम इसको विरेज करते हुए आगे बढ़ेंगे कि पुष्प का जो तीसरा चक्र होता है वो क्या होता है और उसे कहते क्या है। आपको इतना तो मालूम हो ही गया होगा कि जो पुष्प का तीसरा चक्र होता है उसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब है, उससे हम हिंदी में पुमंग बोलते हैं। ये जो पुमंग होता है ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे वाले भाग के पुष्प की, जिसे हम हिंदी में तो कहेंगे पुमंग, पुमंग, और इसे अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। ठीक, अब ये एंड्रोसियम होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये कैसा अंग है, सहायक जनन अंग है या प्रमुख लैंगिक जनन अंग है। अगर लैंगिक जनन अंग है तो इसमें कौन है, नर जनन अंग है कि मादा जनन अंग है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि यह पुष्प का लैंगिक, अच्छा, नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है। इसकी इकाई को पुंकेसर, इसकी इकाई को पुंकेसर यानी कि इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्टेमेन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। पुमंग क्या होता है, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है और इसकी इकाई को हम क्या बोलेंगे, पुंकेसर। यानी कि आप अंडरलाइन करेंगे, नर जनन अंग होता है और इसकी इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। ये इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब समझिए, यहां पर मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, यदि मैं कहूं कि मैं केवल इस एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो इस एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलेंगे, इस एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पुंकेसर। आप देख रहे हैं कि पुंकेसर घुंडीनुमा है, यानी कि जो आप देखे होंगे रामायण महाभारत में गदा से युद्ध किया जाता है, तो ठीक एकदम गदा की तरह होता है कौन, पुंकेसर होता है। अब यदि मैं कहूं पुंकेसर, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक, पुंकेसर, तो मैंने कहा कि पुंकेसर तो एकदम बस एक ऐसा है, हुंडीनुमा संरचना में है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पुंकेसर है ये कैसे है, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जो पुंकेसर होता है। इसका जो सबसे ऊपर का भाग होता है, ये भाग होता है द्विपालित, यानी इसमें दो पालियां होती हैं, दो कोष्ठक होता है। तो जो भाग ये आप देख रहे हैं, जो भाग दो पालियों में बटा है, दो कोष्ठकों में बटा है, इस भाग को हम कहते हैं परागकोश। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं परागकोश। परागकोश यानी पराग कणों को जो अपने अंदर रखता है उसे हम बोलते हैं परागकोश। और इस परागकोश को अंग्रेजी में कहते हैं एंथर। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एंथर बोलिए, या तो इसे को हम बोलते हैं पॉलन सैक, पराग कणों को रखने वाला। सैक का मतलब है थैली। ये जो आप देख रहे हैं, सैक का मतलब है थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो पराग कणों को, जो नर जनन अंग होता है, सॉरी जो नर युग्मक होता है, उसको अपने अंदर रखता है। और दूसरा भाग आप जो देख रहे हैं लंबा और डंठल की तरह है, इसे हम बोलते हैं पुतंतु। इसे आप या तो डंठल बोलिए, या तो इसे आप क्या बोलेंगे, पुतंतु। डंठल या पुतंतु कहते हैं।
इस डंठल या पुतंतु को इंग्लिश में कहते हैं, अच्छा डंठल आप लिखेंगे तो डंठल के लिए आप कहेंगे ये स्टल का है, डंठल के लिए आप क्या लिखेंगे, स्टल का है, और पुतंतु के लिए आप क्या लिखेंगे कि ये फिलामेंट है। समझ में आई क्या इतनी बात? ठीक। अब यानी कि जो पुंकेसर होता है, इस पुंकेसर के अब दो भाग हो गए। पुंकेसर के कितने भाग? दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है परागकोश जिसे एंथर या पॉलन सैक कहते हैं, और जो दूसरा भाग होता है इसे डंठल पुतंतु कहते हैं, यानी स्टल का कहिए या तो फिलामेंट कहिए। परागकोश क्या होता है अब समझिए। अब हम बात करेंगे परागकोश की, तो आप बताएंगे कि जो परागकोश होता है यह पुंकेसर के ऊपर होता है, यह पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है, यह पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है। ठीक होता है, यह पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है, जो अच्छा जो द्विपालित होता है, जो द्विपालित होता है, अर्थात यह क्या होता है, दो कोष्ठकों में बटा होता है, जिसमें 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 चार लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, जिसमें 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं, तथा इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक। परागकोश क्या होता है, या पुंकेसर का आप देख रहे हैं जो घुंडीनुमा संरचना है उसी को हम क्या बोलेंगे, पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, फूल में आप देखेंगे किसी भी तो आप उस पराग कोष को भी देख सकते हैं और उसके डंठल को भी आसानी से देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला भाग होता है पुंकेसर का उसे परागकोश कहेंगे। यह क्या होता है, यह पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है जिसमें द्विपालित होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं और इसके लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनेगा, परागकणों का निर्माण होता है। अब समझिए कि लघु बीजाणुधानी कहाँ है। यदि आप इस परागकोश को मैं कहूं कि मेरे पास यह एक क्या है, यह एक परागकोश है, अगर मैं इस परागकोश को ऐसे कट कर दूं, तो जब मैं इस परागकोश को कट करूंगा तो इसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। 2 कोष्ठक है, एक कोष्ठक में 2 लघु बीजाणुधानी है, तो 2 कोष्ठक में कितने होंगे, 4 होंगे। समझिए बात, मैंने कहा कि इस परागकोश को आप कट करिए, तो कट करेंगे तो एक कोष्ठक में 2 लघु बीजाणुधानी, तो इसमें 2 कोष्ठक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 लघु बीजाणुधानी किसमें होंगे, इस परागकोश में होंगे। आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, कहां, लघु बीजाणुधानी के अंदर। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या चीज, पुंकेसर की संरचना, जब पुंकेसर की संरचना मैं आपको बताऊंगा तो उसमें मैं आपको परागकोश का पूरा डिटेल बताऊंगा, इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देखने वाला, वहां तक हम लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद इस तरीके से इसके अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जिसके अंदर मियोसिस होता है, तब जाकर के
4 लघु बीजाणुधानी के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। इसके साथ साथ इस लघु बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुजन ऊतक होता है। बीजाणुजन ऊतक क्या होता है? अनियमित कोशिकाओं का जो समुच्चय होता है लघु बीजाणुधानी के अंदर, उससे हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी ऊतक। इतनी बात क्लियर हुई। अब जो दूसरा भाग होता है डंठल या पुतंतु, आप देख रहे हैं कि पराग पुंकेसर का वह भाग, पुंकेसर का वह भाग जो लंबा पुतंतु की तरह है, उससे हम क्या बोलेंगे? डंठल बोलेंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि यह पतला, यानी पुंकेसर का वह भाग जो पतला नली की तरह होता है, नली की तरह होता है, उसे डंठल बोलते हैं, डंठल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हम बात करेंगे चौथे भाग का, जिसका नाम क्या है? जिनोसियम। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम पुष्प के चौथे भाग की बात करेंगे, जिसका नाम है जिनोसियम। और जिनोसियम को हम हिंदी में कहते हैं जायांग। ज से होता है जायांग और ज से क्या होता है? जिनोसियम। तो कभी आप भूलेंगे भी नहीं कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक ट्रिक की तरह चीजों को पढ़ना सीखिए, ताकि आप आसानी से चीजों को क्या करें? समझ सके। यही में अब हम बात करेंगे पुष्प के चौथे भाग का, जिसका नाम क्या है? जिनोसियम। जिनोसियम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। जायांग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जिनोसियम। ठीक। अब चलिए, अब हम बात करते हैं जायांग क्या होता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताया कि पुमंग और जायांग क्या है? लैंगिक जनन अंग है। तो पुमंग किस में चला गया? नर जनन अंग में। बचा जायांग, तो जायांग किस में आ गया? मादा जनन अंग में। तो आप यहां लिखेंगे कि यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है। इसकी इकाई को हम क्या बोलेंगे? जैसे मैंने कहा कि पुमंग की इकाई को हम क्या बोलेंगे? पुंकेसर। तो जायांग की इकाई को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। समझ रहे हैं बात को? स्त्री केसर। स्त्री केसर को आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कार्पेल। ठीक, कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि जो जायांग होता है, यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है, और इसकी इकाई को हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। यानी कि आप इस पुष्प में जो रेड कलर का भाग देख रहे हैं, रेड कलर वाला, वो क्या है? स्त्री केसर है। तो यदि हम एक स्त्री केसर को बाहर बनाएं, यदि हम एक स्त्री केसर को बाहर बनाएं, तो आप देख पा रहे होंगे कि एकदम ठीक इस तरह का स्ट्रक्चर में स्त्री केसर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्त्री केसर जो होता है, इसके 3 भाग बन जाते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है स्त्री केसर का, जिस पर पराग स्त्री केसर संकर्षण का घटना घटती है। मतलब किसी भी पुष्प का जो स्त्री केसर होता है, वो अपने प्रजाति के पराग कणों को पहचानने का काम करता है। तो पहचानने के काम करता है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण। संकर्षण शब्द क्यों जुड़ा? क्योंकि वो परागकण किसी दूसरे पुष्प से आता है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। तो वर्तिकाग्र पर जब आता है किसी दूसरे पुष्प से, उसका संकर्षण होता है। इसलिए इस घटना का नाम क्या पड़ता है? पराग स्त्री केसर संकर्षण। तो यहां इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? वर्तिका।
इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, सॉरी इस वाले भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। और स्त्री केसर का वो भाग जो पतला नली की तरह होता है इसे हम बोलते हैं वर्तिका। जो भाग फूला हुआ होता है और सबसे नीचे होता है इस भाग को हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। समझ में आई बात। इसे क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। इसे अंग्रेजी में स्टिग्मा बोलेंगे। और वर्तिका को क्या बोलेंगे, स्टाइल, जैसे आप लोग स्टाइल दिखाते हैं। अब अंडाशय को क्या बोलेंगे, ओवरी। अंडाशय को क्या बोलेंगे, ओवरी बोलते हैं। अब ओवरी के अंदर फिलीफॉर्म ऑपरेटर होता है। इस फिलीफॉर्म ऑपरेटर के ऊपर पाया जाता है बीजांड। क्या पाया जाता है इसके ऊपर, बीजांड पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। फिलीफॉर्म ऑपरेटर के ऊपर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। तो इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे बीजांड। बीजांड के अंदर 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है बीजांड के अंदर, इस बात को आप जानेंगे। यानी कि अब मैं आपसे पूछूं कि वर्तिकाग्र क्या होता है, तो आप कहेंगे कि पुष्प का वह भाग जो सबसे, अच्छा, स्त्री केसर का वह भाग जो सबसे ऊपर होता है, यहां पर क्या होता है, स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र वाला भाग होता है यहां पर जल होता है और सुगर होता है। जल होगा, सुगर होता है, इसके अलावा अम्ल होता है। समझ रहे हैं बात को, अम्ल होता है जो पराग कणों को पोषण दे करके उसको फुला करके अंकुरित होकर के पराग नलिका बनाने में सहायता प्रदान करता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो वर्तिकाग्र क्या होगा, स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है जहां पर जल, सुगर और अम्ल पाए जाते हैं। इन तीनों की सहायता से पराग कण अंकुरित होता है और पराग नलिका का निर्माण करता है। वर्तिका क्या होता है, स्त्री केसर का वह भाग जो पतला, लंबा और नली की तरह होता है उसे बोलते हैं वर्तिका। और स्त्री केसर का वह भाग जो फूला हुआ होता है उसे अंडाशय कहते हैं और अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। बीजांड में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके आगे की डिटेल जो है, जैसे अंडाशय क्या होता है, बीजांड का क्या डिटेल है, इसकी आगे वाले लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि अब इसके आगे पढ़ने का मतलब यह होता है कि एनसीईआरटी ने इसको एक नया नाम दे रखा है, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन से पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं, निषेचन होता है, इसके बाद निषेचन के बाद वाली घटना। तो अब यहां से इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। निषेचन के पहले वाली घटना यानी निषेचन पूर्वावस्था, दूसरा भाग होगा निषेचन जिसमें हम सत्य निषेचन और द्विनिषेचन पढ़ेंगे, और तीसरा भाग होगा निषेचन पश्चावस्था वाली घटना। तो अब यहां से इस चैप्टर के 3 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान बना करके इस चैप्टर को। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि पुष्प क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं और उन भाग का क्या डिटेल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।